तो कैसे आप स्टार्ट हो गए। देखो हमने अब तक जो पढ़ाया ना, अब तक मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि बिफोर, ठीक है, पहले अब तक हमने क्या पढ़ा था कि बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फिर हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल इन यूरोप, और ठीक है, और अब हम पढ़ने आ रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। ठीक है, जो अब तक आपने नहीं देखा वो मेरी पिछले वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है, मैंने डाल दी है, उसको चेक कर लेना। हाँ, शॉर्ट में डाली, छोटे छोटे करके डाली, वो मिल जाएगी, ठीक है, आप उसको। अब हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका क्या फ़र्क हुआ वो देखो। तो इसके अंदर दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक दे रखा है कि जब इंडिया के अंदर मशीन नहीं आई थी, बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, तो क्या क्या था, और आफ्टर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, जब इंडिया के अंदर मशीन आ गई तो उसका इम्पैक्ट क्या था। ठीक है, चलो पहले बिफोर वाला देखते हैं। जब इंडिया में मशीन इंडस्ट्री नहीं थी तो क्या था, सिल्क एंड कॉटन गुड्स जो थे ना वो इंडिया के, वो सबसे ज़्यादा पूरे इंटरनेशनल मार्केट में उनका कब्जा था। मतलब सिल्क और कॉटन गुड्स की सबसे ज़्यादा डिमांड थी पूरे इंडिया में। सिल्क, रेशम, कॉटन, सूती हिंदी में, ठीक है, नहीं रुई तो अलग हो गया ना, कॉटन, सूती वस्त्र, सूती कॉटन कपड़ा, रुई कह सकते हो लेकिन वो कॉटन अलग है, ठीक है। तो उनकी डिमांड थी, और सबसे बढ़िया था, सबसे अच्छा सिल्क और सबसे अच्छा कॉटन इंडिया में मिलता था। मतलब जो फाइन क्वालिटी थी ना, बिल्कुल फाइन वैरायटी, वो इंडिया में मिलती थी। और उसको ना जो आर्मेनिया और पेरिशियन जो से जर्मनी बोलते हैं आज के टाइम पर, इसके जो मर्चेंट थे, इसके जो ट्रेडर थे, इसके जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, वो इंडिया आते थे तो खरीदने के लिए, और यहाँ से ले जाते थे और जाके अफगानिस्तान, पेरिशिया और सेंट्रल एशिया में जाकर उसको बेचते थे। उस समय सूरत, मौसलीपुत्तनम और हुगली, ये जो तीन मेन फेमस पोर्ट थे, सी पोर्ट, बंदरगाह, समुद्र के बंदरगाह, ठीक है, सी पोर्ट थे उस समय। मतलब सारा जो डील होता था, सारी चीज़ें जो होती थी वो इसी पोर्ट पे होती थी, सब होता, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इसी से होता था। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, उस समय जो सिस्टम था कि किस तरीके से डील होती थी, ठीक है। तो देखो उस समय जो थे, जो इंडियन के मर्चेंट थे, मतलब इंडिया के जो भी व्यापारी थे और जो बैंकर थे, वो ही केवल एक्सपोर्ट करते थे, मतलब उन्हीं के द्वारा वो पूरा नेटवर्क था, और कोई नहीं करता था। एक्सपोर्टर मतलब बैंकर्स, और जो इंडियन के जो व्यापारी, इंडियन मर्चेंट, वो, ठीक है। अब इंडियन के मर्चेंट भी डिवाइड थे उस समय। इंडिया के दो तरह के मर्चेंट, दो टाइप्स ऑफ इंडियन मर्चेंट। एक मर्चेंट है सप्लाई मर्चेंट, मतलब जो बस बनाएगा, सप्लाई देगा, और दूसरा था एक्सपोर्ट मर्चेंट, जो एक्सपोर्ट करेगा, जो सामान बाहर बेचेगा, ठीक है। एक का काम था बस बना के रेडी के सप्लाई करना, ले भाई आ गया। एक का काम था बेचना बाहर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अब डील कैसे होती थी वो इंपॉर्टेंट देख लो कि एट द पोर्ट, मतलब पोर्ट के पर जो सामान बिकता कैसे था, जितने बिग शिपर थे, मतलब बड़े बड़े जहाज थे, बिग शिपर, उनके मालिक, और एक्सपोर्ट मर्चेंट, ये क्या करते थे, इनके ब्रोकर थे, इनके दलाल थे, ठीक है। ये लोग नेगोशिएट करते थे, किससे नेगोशिएट करते, जिनको सामान बेचना था, जिनको सप्लाई करना था, उनसे नेगोशिएट करते थे, और उनको सामान, वो उनसे बातचीत करके उनसे सामान वो खरीद लेते थे। मतलब मैंने बताया कि भाई दो तरह के मर्चेंट थे, एक मर्चेंट था सप्लाई मर्चेंट था, एक सप्लाई मर्चेंट था, और एक था एक्सपोर्ट मर्चेंट, ठीक है। तो सप्लाई मर्चेंट से सामान किसको खरीदना था, एक्सपोर्ट को, तभी तो एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट, और जो पोर्ट के जो बड़ी बड़ी जहाज थे, उनके जो बिग शिपर थे, उन्होंने अपना एक एजेंट या ब्रोकर अपॉइंट कर रखा था। वो ब्रोकर क्या करता था, इनसे सप्लाई मर्चेंट से डील करता था, इनसे सामान खरीदता था, और उसके बाद वो आगे एक्सपोर्ट कर देते थे। तो ये पूरी सिस्टम था, ये पूरा सिस्टम पहले चलता था जब इंडस्ट्री इंडिया में नहीं थी। यानी ये जो कहानी है 1750 के पहले की कहानी है, 1715 से पहले की कहानी है, हाँ 1750 से पहले की कहानी है। अब आ जाओ आफ्टर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, यानी जब मशीन इंडस्ट्री आ गई, तो क्या कहानी थी वो देख लेते हैं। हाँ जी, 1750 के बाद। तो देखो, बाय द 1750 द ट्रेड नेटवर्क कंट्रोल बाय द इंडियन मर्चेंट वाज ब्रेकिंग डाउन मतलब अब धीरे धीरे इंडिया के हाथ से जो इंडियन मर्चेंट थे, जो सप्लाई मर्चेंट थे, एक्सपोर्ट मर्चेंट, जो मर्चेंट कह लो, उनके हाथों से ये ट्रेड नेटवर्क ना, मतलब व्यापार करने का जो प्रोसेस था, मतलब सामान बेचने का वो टूट रहा, मतलब अब उनसे चीज़ें निकल रही थी। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियन कंपनीज थी, यूरोपियन कंपनीज करता हूँ, ठीक है,
तो 70-50s में क्या हुआ, जो ट्रेड नेटवर्क था ना, ट्रेड नेटवर्क, उसका कंट्रोल इंडियन मर्चेंट से अब धीरे धीरे टूटने लगा, मतलब ब्रेकडाउन का मतलब जाने लगा, उनके हाथ से निकलने लगा। क्यों निकलने लगा? जो यूरोपियन कंपनीज थी वो उनके पास आ गई थी पावर। यूरोपियन कंपनीज में आपने एक नाम सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ये एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंग्लैंड की ही कंपनी है, ठीक है। इंग्लैंड जब इंडिया में आए थे ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, आगे इसका जिक्र भी होगा। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इंडिया से ट्रेड करना चालू किया और धीरे धीरे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारी पावर जाने लगी थी, और जो उन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, जो उनके पुराने सब चीज़ें खत्म करने लग गए। जो ओल्ड पोर्ट्स है ना, सूरत और हुगली, जो मैंने बात की थी, जो फेमस पोर्ट्स है बिफोर इंडस्ट्री से पहले, तो अब उनको खत्म कर दिया गया, मतलब उनको ओल्ड पोर्ट्स को उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। अब नए पोर्ट बनाए गए जो थे बॉम्बे और कोलकाता, अब उनको ग्रो करा गया कि अब जो डील हुआ करेगी वो बॉम्बे और कोलकाता के पोर्टों पे होगी, वहाँ के बंदरगाहों पे वो डील क्या करेंगे। आगे देखो, अब न्यू ट्रेड वाज कॉन्ट्रैक्टेड बाय द यूरोप ऑन कंपनीज एंड कैरी इन यूरोपियन, मतलब अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा ना, वो कौन देखेगा, वो यूरोपीय कंपनी देगी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। सारा कंट्रोल किसके हाथ में पहुंच गया? अब ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जो मर्चेंट है ना, इंडियन मर्चेंट जो थे, वो उनको साइड करते, चलो तुम निकलो, अब सारा कंट्रोल हम देखेंगे, अब हम राज करें, हमारी पावर है, तुम क्यों देख रहे हो। अब धीरे धीरे, लेकिन इतना करने के बाद भी ना, जो इंडियन का टेक्सटाइल था, इंडियन टेक्सटाइल मतलब जो इंडियन के जो कॉटन इंडस्ट्री थी ना, उसका अभी भी खात्मा नहीं हुआ, मतलब वो भी अभी डिमांड में थी। इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इनिशियली नॉट डिक्लाइन, मतलब शुरुआत में जो इंडियन का टेक्सटाइल, जो इंडिया से सामान जो बाहर बेचते थे, जिसका एक्सपोर्ट हो रहा था, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मेन था कॉटन, कॉटन का पूरा राज था, कॉटन का बिल्कुल अभी तक पूरे दौर में कॉटन की बात चल रही थी। तो कॉटन जो था इंडियन टेक्सटाइल था, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, उसका एक्सपोर्ट अभी भी हो रहा था, उसको ख़त्म नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि अभी भी उसका कोई ऑप्शन नहीं मिल पाया था, अभी ऑप्शन मिलेगा, हम देखेंगे। इंडियन टेक्सटाइल वॉज स्टिल इन ग्रेट डिमांड, अभी तक पूरे इंडस्ट्री में, पूरे यूरोप में इंडियन टेक्सटाइल की, मतलब भारतीय सूती कपड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, अभी भी उसकी डिमांड में कमी नहीं हुई थी, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अब ये देखो क्या हुआ वेवर्स के साथ, ये वेवर्स पहले समझ लो क्या होता है। वेवर्स हम वो बोलते हैं जो सूत काटता है, मतलब जो रुई से, जब रुई होती है भेड़ की रुई से निकालते हैं, हाँ, रुई से मतलब वूल से फाइबर अलग करता है, उसको स्टेपलर बोलते हैं। उसके बाद उसको फिर फूलर जाकर उसको सीधा, उसकी लट्टे सही करता है, सीधा करता है। उसके बाद जब कपड़ा रेडी हो जाता है, उसको कपड़ा बनाने के लिए कौन जाता है, किसके पास जाता है वो, मतलब वो वेवर्स होते हैं जो बुनते हैं, ठीक है, वेवर्स। तो वेवर्स के साथ क्या घटा वो देखते हैं, व्हाट हैपेंड टू वेवर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है पेपर में कि भाई वेवर्स के साथ क्या हुआ था, कब। दो चीज़ें होती हैं इसमें, दो कंडीशन आएगी। जब यूरोपियन कंपनीज नहीं थी, मतलब जब कह सकते हो कि ब्रिटिश का रूल नहीं था, यानी ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी वो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, तो वेवर्स के क्या कंडीशन थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सारी पावर चली गई तो क्या कंडीशन थी। तो सबसे पहले देखो, बिफोर इस्टेब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी, तो देखो वेवर्स के बड़े मजे थे, वेवर्स वर इन बेटर पोजीशन, वेवर्स बड़े ही मजे में थे, उनको बहुत ही अच्छी कंडीशन थी, कोई मजे आराम से मजे करते थे, और वो जिनको सामान बेचते थे, ठीक है, तो उनको अपने मर्जी से सामान बेच देते थे, मतलब उनके पास बार्गेनिंग करने के लिए बहुत बंदे थे, जो खरीदार थे, जो बायर थे, बहुत सारे बायर थे, उनसे आते थे, उनसे डील करते थे, और जो उनको बेस्ट प्राइस देता था उनको सामान बेच देते थे, ठीक है। तो ये था, ये आप इसको पढ़ लेना, आपको ये मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं कि क्या हुआ आफ्टर इस्टेब्लिश पॉलिटिकल बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। जब पॉलिटिकल पावर पहुंच गई ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो अब क्या कंडीशन है वेवर्स के, देखो अब वेवर्स के मजे खत्म हो गए थे। 70-60 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मोनोपोली इंडियन ट्रेड पे डाल दी कि आज से हमारा अधिकार रहेगा, हम जो बोलेंगे आपको रूल मानने पड़ेंगे, अब आपके रूल सारे खत्म। मतलब जो इंडियन मर्चेंट के रूल थे ना, जो दो तरह के इंडियन मर्चेंट थे, एक्सपोर्ट और सप्लायर वाले, वो खत्म, आज से तुम्हारी बात खत्म। देखो अब यहाँ मिलेगा भी, देखो द एग्जिस्टिंग ट्रेडर एंड ब्रोकर एलिमिनेटेड, जो
पहले वाले थे ना ब्रोकर जो थे उनको खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर देगा, तुम निकलो, ठीक है। और पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वेवर्स वाज एस्टैब्लिश। अब पूरा कंट्रोल कौन करेगा? मतलब जो कपड़ा बना रहा है वेवर्स, बुनकर, उसके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? अब ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। पहले कंट्रोल किसका था? पहले कंट्रोल था जो ट्रेडर थे, जो ब्रोकर थे, उनका कंट्रोल था, जो मर्चेंट थे, सप्लाई, उनके कंट्रोल था। अब उनका कंट्रोल निकल गया, अब कंट्रोल कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ठीक है। अब बेचारे क्या होगा, देखो, वेवर्स वर प्रिवेंटेड फ्रॉम डीलिंग विद द बायर्स। अब वेवर्स को ना मना कर दिया कि भाई तुम ना डील ही नहीं करोगे। पहले वेवर्स क्या था? डील करते थे, वेवर्स बायर से डील करते थे, जो अच्छा पैसा देता था उनको सामान बेच देते थे, लेकिन अब डील ही नहीं करोगे। फिर ने बोला नहीं, तुम डील नहीं करोगे, तुम्हारा काम बस बनाने का, तुम बनाओगे, डील करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे पता चलेगा ये डील नहीं कर रहे? उसके लिए भी अंग्रेज बहुत तेज थे, उन्होंने एक सर्वेंट रखा, एक पेड सर्वेंट रखा, जिसका नाम रखा गोमस्ता। यहाँ से इंपॉर्टेंट है वर्ड, हु इज गोमस्ता, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, मार्क करना। एक पेड सर्वेंट रहा गोमस्ता, वो उसको अपॉइंट किया गया बस इसी के लिए कि वो सुपरवाइज करेगा वेवर को, वो देखेगा कि वो वेवर किसी और को तो बाय नहीं कर रहे, किसी और को सामान सेल तो नहीं कर रहे, बाय नहीं सेल तो नहीं कर रहे, ठीक है। इस वजह से क्या होता था कि वेवर्स के बीच में और गोमस्ता के बीच में ना लड़ाई होती थी, क्लैश होता था, क्लैश, फाइट चलती थी, क्योंकि भाई उस पर निगरानी रख रहा है और वेवर्स को पैसा मिल नहीं रहा। तुझे मालूम है कि अगर मैं किसी और को बेच दूंगा, किसी से और डील करूंगा, तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन कंपनी ने मना कर रखा है, तो कंपनी के बाद कंपनी ने कर रखा गोमस्ता का पॉइंट, तो उनके बीच में आपस में लड़ाई चलती थी। और यही वजह थी कि वेवर्स को ना कंपनी से, देखो लिख भी रखा है, द प्राइस वेवर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी वाज माइजरली लो, बहुत कम पैसा मिलता था, क्योंकि अब कोई डील ही नहीं कर सकते ना, जो मर्जी। अब सिंपल से मैंने बोल दिया भाई तू मुझे ही सामान बेचेगा, तो मैं तो अपनी मर्जी से लूँगा, तो इसको बेच सकता। तो उनकी कंडीशन बहुत बेकार थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। अगला पॉइंट देख लो भाई, अब आधी कहानी शुरू होती है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होने जा रही है हमारी मैनचेस्टर, ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज मैनचेस्टर, ठीक है। मैनचेस्टर होता है ब्रिटिश गुड्स, ठीक है। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, मतलब जब ब्रिटिश गुड्स इंडिया में आने लग गए, चाहे ब्रिटिश गुड्स में आप क्लोथ कह लो, शूज कह लो, ठीक है, क्लोथ कह लो, शूज कह लो, या और चीज़ें कह लो, कैप कह लो, जो भी चीज़ें, मतलब अब ब्रिटिश जो प्रोडक्ट थे वो इंडिया में जब आने लग गए, तो उसका कंडीशन देख लो क्या होने लगा, चेक करो। जब ब्रिटिश गुड्स है तो क्या हुआ? न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम बाय कॉटन वेवर्स बाय द टर्न 19th सेंचुरी। अब और नई प्रॉब्लम हो, क्यों? प्रॉब्लम कैसे हुई? जब वेवर्स आए, मतलब मैनचेस्टर जब इंडिया में आया ना, मैनचेस्टर के अंदर था कॉटन नहीं था, क्लोथ था। क्लोथ कौन था? पॉलिस्टर, याद है पॉलिस्टर? पॉलिस्टर जो है ना वो मैनचेस्टर ही है, मतलब ब्रिटिश गुड है। तो वो जब इंडिया में आया वो था सस्ता, आराम से अवेलेबल, टाइम नहीं लगता, चीप भी था, डिजाइन भी अच्छे थे, देखने में अट्रैक्टिव भी था, लोग खरीदने लग गए। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, देखो यहाँ पे अगले पॉइंट में देखा, बिगिनिंग 19th सेंचुरी लॉन्ग डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अब देखो धीरे धीरे इंडिया से जो एक्सपोर्ट है वो बहुत डिक्लाइन होने लग गया, मतलब बहुत कम गिरने लग गया, ठीक है, डिक्लाइन होने लग गया। क्यों? मैनचेस्टर की वजह से, ठीक है, क्योंकि आने लगे थे। यहीं देखो अगला है, कॉटन इंडस्ट्री डेवलप इन इंग्लैंड, ड्यूटीज वर इम्पोज ऑन इम्पोर्ट टेक्सटाइल, ब्रिटिश टेक्सटाइल वर सोल्ड इंडियन मार्केट एज वेल। देख लो कितना तलाक निकलेंगे। ये इन्होंने क्या करा कि भाई हम ना अपने गुड्स पे को करेंगे सस्ता, तो अपने गुड्स पर कर दिए टैक्स कम, और इंडियन का जो टेक्सटाइल था वो करेंगे महंगा, तो उस पर लगा दी इम्पोर्ट ड्यूटी, खरीद लो। कौन खरीदेगा? यूरोप को खरीदेगा, टैक्स बढ़ा देंगे लोग। वो टैक्स बढ़ के इतना महंगा हो जाता था ना कि वो सोचे छोड़ यार क्या टैक्स, चक्कर, चलो मैनचेस्टर खरीद लो। अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ऐसा करा, ठीक है। और देखो अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन वेवर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें आपको दे रखा है कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन वेवर्स याद रखना। सबसे पहली प्रॉब्लम तो कहते हैं एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स, मतलब जो सामान जहाँ बेचते थे वो पहले तो ना सामान बाहर बेचते थे, वो मार्केट ही खत्म कर दी। जब मैनचेस्टर आता है आप तुम सामान बाहर बेच ही नहीं सकते, ठीक है। और इंडिया के अंदर लोकल मार्केट भी श्रंक हो गई, श्रंक मतलब सिकुड़ सी गई कि इंडिया के अंदर पॉलिस्टर की डिमांड हो गई थी मैनचेस्टर गुड की, तो कॉटन को खरीदना बंद कर दिया, कॉटन को खरीद नहीं रहा था। उसके बाद गुड क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल, रॉ कॉटन था, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी वाली जो रुई थी वो मिल नहीं रही थी, क्योंकि अंग्रेज से वो उठा के ले जाते अपने वहाँ बनाएंगे, तो उनको मिल नहीं पाई थी। इस वजह से उनको ज़्यादा पैसा कॉटन खरीदने के लिए, मतलब रुई खरीदने के लिए उन्हें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता था। तो ये चार प्रॉब्लम्स हैं
जो आपको याद रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, आएगा, ठीक है। अब लास्ट देख लो इसका क्या है, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। देखो 19th सेंचुरी के एंड तक क्या हुआ, फैक्ट्रीज इंडियन बिगेन प्रोडक्शन। अब क्या हुआ कि भाई अब धीरे धीरे क्या जो गुड्स है ना वो प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, ठीक है। एक तरह से ना मशीन मेड प्रोडक्ट की बाढ़ सी आ गई। अब जो हाथों से चरखा चलता था वो बंद हो गया था, उसकी जगह ली थी मशीन गुड्स ने। अब मशीन इंडिया के अंदर भी आने लगी थी और मशीन के प्रोडक्ट बनने चालू हो गए थे, ठीक है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड पे देखो फोर्थ में है क्या है, हाँ चलो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो तुम्हें जाननी बहुत ज़रूरी है, इसको देख लो। अर्ली फैक्ट्रीज, अब फैक्ट्रीज देखो इसमें आएगा 3 पॉइंट इसमें, अर्ली फैक्ट्रीज, ठीक है, अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, अर्ली वर्कर। मतलब सब जब कोई चीज़ आती है, शुरुआत होती है, तो उस शुरुआत में सबसे पहले किसने बाजी मारी, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जब इंडिया के अंदर इंडस्ट्री का दौर आया, फैक्ट्री का दौर आया, तो सबसे पहले किसने फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री कब लगी, यही क्वेश्चन बनता है। देखो सबसे पहली कॉटन इंडस्ट्री, सबसे पहली कॉटन इंडस्ट्री कब लगी थी, ये याद रखना है भाई, कुछ याद रखना मत रखना, बट डेट वाले क्वेश्चन जरूर याद करना, ठीक है ना। कब कब, हाँ बॉम्बे, फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे 1854। दूसरी, हाँ ये देखो, हाँ सही कह रहा है, बंगाल में लगी फर्स्ट जूल मिल 1855, ठीक है। उसके बाद तीसरी कानपुर 1860। कौन सी मिल है, एल्गिन, एल्गिन मिल स्टार्टेड, ठीक है, एल्गिन मिल स्टार्टेड कानपुर, कितने में, 1800। हाँ। और फर्स्ट पाइनिंग और वीविंग मिल वो कब लगी थी, 18 में, ठीक है, ठीक है, चरखेवा। तो ये तो कहानी थी हमारी मील की, बिल्कुल, हाँ चार और भी लगी थी, पर ये मील की कहानी थी। अब हम बात करते हैं अर्ली एंटरप्रेन्योर, मतलब उस समय नए नए रईस कौन थे, ठीक है, नए नए अमीर कौन थे। देखो वो रईस जो चाइना से डील करते थे, मतलब जो चाइना से व्यापार करते थे, चाइना से जो करते थे व्यापार, वो लोग कौन थे, वो थे बंगाल के द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। बंगाल के द्वारकानाथ टैगोर थे जो ट्रेड करते थे चाइना के साथ। देखो चाइना के साथ जो ट्रेड करते थे वो थे बंगाल के द्वारकानाथ, ठीक है। उन्होंने 6 कंपनियां 1830 से लेकर 1840 के बीच में, 1830-1840 के बीच में 6 कंपनियां इस्टेब्लिश कर दी थी। ऐसी बॉम्बे के अंदर देखो तो डिंसो पैटिट और जैन टाटा, जो आज रतन टाटा उन्हीं का ग्रुप है वो, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया था बॉम्बे में पहले, एंड वो बड़े मालिक बने थे, मतलब वो एंटरप्रेन्योर थे, अर्ली एंटरप्रेन्योर थे, मतलब अन्य एंटरप्रेन्योर मतलब समझ लो बिजनेसमैन, ठीक है। ये शुरू के जो बिजनेसमैन थे ना, स्टार्टिंग वाले बिजनेसमैन, उनकी बात हो रही है। ऐसी कलकत्ता के अंदर सबसे पहली जूट मिल स्टार्ट की थी सेठ हुकुमचंद ने, हुकुमचंद थे, उन्होंने सबसे पहली कलकत्ता में जूट मिल स्टैब्लिश की थी, सेटअप किया था। जीडी बिरला ने भी सेम किया था, जीडी बिरला भी करा था, ठीक है। ऐसे कुछ मद्रास के मर्चेंट थे, कुछ मद्रास के व्यापारी थे, जो ट्रेडर थे, जो ट्रेड करते थे किससे, बर्मा से, मिडिल ईस्ट से, और कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे और कमर्शियल ग्रुप थे जो इंडिया के अंदर ही ट्रेड करते थे। मतलब ये बताना ही चाह रहे हैं कि जब इंडस्ट्री या तो स्टार्ट हुई लगना या नहीं थी, तो उस समय भी कुछ थे बिजनेसमैन, वो ये थे। ऐसे कुछ वर्कर भी थे जो शुरुआत में जो काम करने पहुंचे थे फैक्ट्री में, वो कौन थे, कहाँ से आए थे, वो देख लो। सबसे पहले जो वर्कर्स थे, मेनली अर्ली वर्कर्स में आ जाओ, अर्ली वर्कर जो आते थे वो आसपास के, आसपास, हाँ जहाँ पे वो लगती थी इंडस्ट्री, उनके आसपास आते थे, ठीक है। और इन वर्कर में मेनली वर्कर पता कौन होते थे, जो बेचारे रूरल एरिया में जिनको काम नहीं मिलता था या जिनके पास अपनी खेती नहीं थी, ठीक है, ऐसे मतलब पीजेंट्स बोल लो, ऐसे वर्कर जिनके पास कोई काम नहीं है, तो वो जाते थे फैक्ट्री में काम करने के लिए। ऐसे वर्कर, हाँ वो फैक्ट्री में आते थे काम करने के लिए, काम मिल जाए फैक्ट्री में, ठीक है। इससे एग्जांपल दे रखा है कि बॉम्बे की कॉटन मिल के अंदर जो मेनली जो वर्कर काम करते थे ना, वहाँ पे आज के आसपास जिला था रत्नागिरी, तो रत्नागिरी से आके कुछ वर्कर काम करते थे उसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हम, आगे बढ़ते, आगे देखो क्या है, आगे देखा है पीक क्वालिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। हुआ क्या कि जब ग्रोथ हुई, ये तो बात ठीक है, इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हुई, इंडिया के अंदर ग्रोथ हुई, लेकिन वो ग्रोथ जो हुई ना, वो
इतनी उस गति से ग्रोथ नहीं हुई जितनी गति से ग्रोथ होनी चाहिए। जब कोई चीज़ नई नई आती है तो एकदम से बहुत ज़्यादा चलती है, कोई भी चीज़ हो भाई लोग डिमांड करते हैं। अब गर्मी का टाइम है, एकदम से कोई सोडा शॉप की दुकान खोल ले, कुछ खोल ले, तो भाई लोग पियेंगे ना। बट इंडिया के जब इंडस्ट्री आई तो उस तरीके से उतनी ग्रोथ नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। उसके रीजन, उसके पीछे लॉजिक ये था कि जो भी यूरोपियन कंपनी थी ना वो अपना फ़ायदा देखती थी, वो उस तरह की चीज़ें इंडिया के अंदर इंडस्ट्री लगाती थी जिससे उनका फ़ायदा था, ना कि इंडिया के अंदर। तो वो जानबूझ के वो चीज़ वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे थे जो इंडिया में ना सेल कर सके, वो बाहर एक्सपोर्ट कर सके। तो देखो यहाँ पे मिलेगा आपका कि यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज विच डोमिनेट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो इंटरेस्टेड प्रोड्यूसिंग ओनली द गुड्स, दोज गुड्स विच वर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट्स। मतलब वो गुड्स की डिमांड करते, वो बना रहे थे जो एक्सपोर्ट के पर्पज से होगी, नॉट फॉर सेल इन इंडिया। देखो लिख रखा है ना, उसके लिए नहीं चाहिए जो इंडिया में सेल होगी, नॉट फॉर सेल इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में सेल के लिए चाहिए, इसलिए उन्होंने कौन से गुड्स लिए, टी के बनाए, कॉफी लिए, इंडिगो, नील, इंडिगो बोलते नील, ठीक है, हाँ इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती, जूट, माइनिंग। तो बेसिकली ना ये इस तरह के गुड्स के लिए उन्होंने इंडस्ट्री लेके आए। अगर वो चाहते इंडिया की भलाई तो एजुकेशन के लिए खोलते, हेल्थ के खोलते, इस तरह की इंडस्ट्री लगाते, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने पर्पस के लिए सोचा था। ठीक है, लेकिन इसके बाद ये तो बात हो गई, ये बात हो रही है यूरोपियन मैनेजिंग, यानी कि ये हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन हमारे यहाँ पे तो कुछ बिजनेसमैन थे, वो तो कर सकते थे, उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने क्या करा फिर, उनका देख लो, उन्होंने क्या करा, उन्होंने करा, इंडिया के जो बिजनेसमैन थे, इंडियन बिजनेसमैन थे, उन्होंने वो इंडस्ट्री सेटअप करी हैं जिनका मानचेस्टर गुड्स से कोई कंपटीशन नहीं था। वो चलाक निकले, बोले हम ऐसी इंडस्ट्री लगाएंगे जो मानचेस्टर से गुड्स से कंपटीशन होगी, हम क्यों खरीदेंगे। मतलब वो तो अगर यहाँ पे क्लोथ इंडस्ट्री खोल लेंगे तो ऑलरेडी मानचेस्टर जो गुड्स है क्लोथ में आता ही है, ठीक है, मतलब मानचेस्टर गुड्स के अंदर क्लोथ भी था, तो क्लोथ यहाँ पे चलेगा नहीं, तो बंद करना पड़ जाएगा। तो उन्होंने पता कौन सी इंडस्ट्री खोली, आयरन इंडस्ट्री खोली, स्टील इंडस्ट्री खोली, और एक इंडस्ट्री खोली उन्होंने यार्न इंडस्ट्री। यार्न मतलब होता है धागा, ठीक है, धागा का जुगाड़ ऐसा निकाला कि भाई धागा तो चाहिए, धागा तो भाई उनको भी चाहिए होगा, और धागा के बारे में फिर सोचा नहीं, तो उन्होंने यार्न इंडस्ट्री करी। और इसके लिए ना पता है वहाँ के लोग भी, मतलब जो ब्रिटेन के लोग थे ना, वो भी इनसे इम्पोर्ट करते थे, खरीदते थे, तो इन्होंने ऐसा प्लस पॉइंट कमा लिया। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट आपका पॉइंट देखो क्या है कि फर्स्ट डिकेड 20th सेंचुरी पैटर्न इंडस्ट्री चेंज। आप देखो 20वीं शताब्दी आते आते ना, जब 20th सेंचुरी आई, 20th सेंचुरी का मतलब शुरुआत हो गई 1900 के बाद, यानी 1900 के बाद, ठीक है, उसके बाद से हमारी इंडस्ट्री का पैटर्न बदल गया, क्योंकि वो दौर था आज़ादी का। क्या चाहिए हमें, आज़ादी, दिल से चाहिए आज़ादी, ठीक है, फ्रीडम। उस समय आज़ादी चाहिए थी, और आज़ादी की वजह से उस समय हमारे मसीहा थे, एक मसीहा थे हमारे, जो हमारे आए थे मसीहा, गांधी जी, महात्मा गांधी जी, ठीक है, वो हमारे मसीहा थे। वो मसीहा ने एक आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन क्या था हमारे, रॉकी भाई, वो रॉकी भाई थे हमारे, ठीक है। रॉकी भाई ने हमें एक चीज़ सिखाई थी, उन्होंने बोला था कि तुम कुछ मत करो, तुम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, तुम्हें अहिंसा के साथ आज़ादी चाहिए। तो उन्होंने एक मूवमेंट चालू किया था, उसका मूवमेंट का नाम था स्वदेशी मूवमेंट। मतलब स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या था कि तुम्हें अपने देश की चीज़ों का यूज करना है, तुम्हें बाहर की चीज़ का यूज बिल्कुल नहीं करना है, कतई यूज नहीं करना है। जो चीज़ करोगे वो, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, याद है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, मतलब तुम्हें कॉर्पोरेट नहीं करना है, खिलाफत आंदोलन। तो उस आंदोलन के तहत उस समय बहुत बड़ी मात्रा में जो मानचेस्टर गुड्स है ना, उसकी डिमांड कम हुई, क्योंकि उस समय क्या हुआ, इस मूवमेंट में विदेशी कपड़ों को जला दिया गया, विदेशी वस्तुओं का त्याग कर दिया गया, उसको बिल्कुल, ठीक है, जला दिया गया। तो इस चक्कर से बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड कम हो गई थी, और हमारे गुड्स की, यार्न की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, ठीक है। आप ठीक है, डबल हो गई लगभग, देखो 1900 लेके 1912 में लगभग 10 सालों के अंदर ना कॉटन यार्न की डिमांड ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, क्योंकि सब लोग कॉटन में शिफ्ट होने लग गए थे, सब लोग चाहते थे कॉटन वाली चीज़ें, ठीक है, प्रमोट, लेकिन चल नहीं पाई, क्योंकि हमें तो खून लग चुका था ब्रिटिश गुड्स को पहनने का, आदत बन चुकी थी। और ये जो कॉटन था वो बहुत सस्ता तो था नहीं, महंगा था, टाइम लगता था, फिनिशिंग अच्छी थी नहीं। अभी भी हमें कोई कॉटन दे तो हम पहनेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें तो आदत है फैंसी कपड़े पहनने की, स्टाइलिश कपड़े, पार्टी वेयर पहनने की।
फिर आया दौर हमारा वर्ल्ड वॉर, ठीक है, दौर आया वर्ल्ड वॉर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर का टाइम था जहां पर बूस्ट मिला, इंडिया जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे इंडिया के उनको एकदम से तेजी मिली, क्योंकि उस समय इंग्लैंड हो गया बिजी वर्ल्ड वॉर में। वर्ल्ड वॉर कब से कब था? 1914 से लेके 1980 तक, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चला था ये, इसके अंदर क्या था कि ब्रिटिश जो मिल थी वो अपने बिजी थी अपने प्रोडक्शन करने के लिए, अपने सोल्जर के प्रोडक्शन करने के लिए, और यही फायदा मिल गया हमारे इंडियन जो बिजनेसमैन थे उनको। उन्होंने धड़ल्ले से नई नई इंडस्ट्री लगाना चालू कर दिया, नए नए सेटअप करना चालू कर दिया था, ठीक है। तो यहीं से आप देख पाओगे कि अब जरूरत थी कि जो इंडस्ट्री लग के आई, अब इंडस्ट्री लग के तो आ तो गई, अब इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को मार्केट चाहिए ना। अब भाई सामान कहाँ बिकेगा, उसके लिए कैसे मार्केट हो। अब नए नए जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री आ चुकी है, नया प्रोडक्ट मैंने लॉन्च कर दिया मार्केट के अंदर, अब उसको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसकी मुझे मार्केट के अंदर वो तो बनानी पड़ेगी डिमांड। तो क्या था, देखो वही अगला पॉइंट आ रहा है कि वे टू क्रिएट मार्केट गुड्स, कि मतलब हमें मार्केट बनानी है गुड्स को तैयार करने के लिए। कोई भी सामान मुझे मार्केट में बेचना है तो मैं क्या करूँगा, किस तरीके से मार्केट में सामान बेचूंगा? एडवर्टीजमेंट करवाऊंगा मैगजीन में, ठीक है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऐड डलवाऊंगा। आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, उस समय तो था नहीं। तो उस समय क्या था, उस समय चलते थे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, एडवर्टीजमेंट, पर्चे, लेबल्स, ठीक है। और एक बहुत आसान तरीका था जो आज भी चलता है, वो तरीका बिल्कुल परफेक्ट है। उन्होंने क्या करा, जो इंडियन प्रोडक्ट थे, जो बेबी प्रोडक्ट थे, उसके ऊपर कृष्णा जी की फोटो चिपका के सामान बेचना चालू कर दिया कि भाई बेबी प्रोडक्ट बनाए, उस पर लगा दी भगवान की फोटो। तो भगवान देवी देवताओं की फोटो लगा के सामान को बेचते थे। इससे बेनिफिट क्या मिलता था कि भाई अब इंडिया था सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, लोग मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर निश्वास के लो या बहुत ज़्यादा मानते थे भगवानों को, तो उनके प्रोडक्ट चलने लग गए थे, ठीक है। और तरीके था बाजार क्रिएट करने का, मार्केट क्रिएट करने का और तरीका भी था कि उस समय लोगों के दिल में था कि मानचेस्टर गुड्स थे ना, वो बहुत अच्छे थे, ठीक है भाई, मानचेस्टर गुड्स है भाई, वो बहुत अच्छे हैं, उसको खरीदेंगे। तो उन्होंने इसका तोड़ निकाला जो आज भी चल रहा है। उन्होंने क्या करा कि अपनी चीज़ बनाई और मानचेस्टर की वहाँ पे लोगो लगा दिया, ठीक है, ले बेच दिया। जैसे आजकल होता नहीं है, जॉर्डन के शूज जना के बेचते, जॉर्डन होते महंगा, लगा दिया लोगों पे, खरीदा, तो लोग कॉपी बेचने लग गए। तो वो जमाना तभी से कॉपी का आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पूर्वजों ने हमें कॉपी करना सिखाया है, ठीक है। तो वो चीज़ें चलते हुए आ रही है। तो इस तरीके से मार्केट क्रिएट की और इस तरीके से बाजार आगे सेटअप हो गया, और यही से इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा है और अब तक चलता हुआ आ रहा है। तो बस हमारी सभा